पहलगाम के गुनहगारों को कड़ी सजा मिले, कहा पुतिन ने। रूस ने भारत का दिया पूरी मदद का भरोसा। लेकिन जरा पहले मैं इस मिसाइल टेस्ट पर आ जाऊं। मेजर गौरव आर्या जी, ये मिसाइल टेस्ट इस तरीके के सिचुएशन में किसके लिए क्या संदेश होते हैं? देखिए, ये दोहरा रूप है पाकिस्तान का। मैं बताता हूं क्यों दोहरा रूप है, और आप सुनेंगे आपको हंसी आएगी। एक तरफ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इतने हिंदू मारेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और कहते हैं इंडस में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। फिर आप देखिए हतफ, राइट, और फतेह, और दुनिया के ऐसे ऐसे अजीबोगरीब नाम, गजनवी, अब्दाली, सारी की सारी मिसाइल्स इन्होंने टेस्ट करी। वहां पे इनका एम्बेसडर, पाकिस्तान का एम्बेसडर सर्गेई लेवरोव, जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया को, उसके पैर पकड़ता है, कहता है मलिक मोदी के सर पे खून सवार है, बचा लो। अच्छा, ये भी चल रहा है पीछे? हाँ जी भाई साहब, ये भी चल रहा है। आप सुनो, उसने क्या बोला है कि इंडिया का मूड बहुत ज्यादा खराब है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं आपके साथ। 1965 में ताशकंद का समझौता हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान आए थे ताशकंद। लाल बहादुर शास्त्री उस समय माननीय प्रधानमंत्री थे, और आज पाकिस्तान का कहना है कि आपका एक ऐतिहासिक रोल है, आप भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता करवाइए। तो एक तरफ मिसाइल फायरिंग हो रही है और दूसरी तरफ चुपचाप पीछे से पैर पकड़े जा रहे हैं कि बचाओ। तो एक तरफ ये जो मिसाइल फायरिंग हो रही है, वो मिसाइलें असल में कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ड्रिल के दौरान ही पूरी मिसाइलें खत्म हो जाएं? और दूसरी तरफ जिसके पैर पकड़े जा रहे हैं वो भारत का ट्रस्टेड फ्रेंड है, थिक्स एंड थिन्स में जो खड़ा रहा है भारत के साथ, वो है रशिया। उसके पैर पकड़ने जा रहे हो। तो उधर पैर पकड़े गए सर्गेई लैवरोव के, इधर पुतिन ने फोन कर दिया मोदी जी को कि आप चलिए आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और अगर आपको जरूरत पड़ेगी तब देखिए कॉन्फिडेंस के साथ, तब कोई मुल्क ये कह पाता है कि जिन्होंने पहलगाम में ये किया उनको कड़ी सजा मिलेगी। ये पुतिन कह रहे हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री की बातों को पुतिन दोहरा रहे हैं। तो पैर पकड़ता रहे पाकिस्तान, हासिल क्या होने वाला है? हासिल तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कोशिश करना तो उसका फर्ज है। कुछ तो है नहीं। हाथी के 2 दांत थे, दोनों निकाल दिए। हतफ भी गया, अब्दाली भी गया। आपसे हमने पहले भी कहा था, चर्चा की थी कि जो थोड़े मोड़े बचे थे पहले उन्होंने यूक्रेन को दे दिया, ट्रेड कर दिया, और जो बचे वे चला दे रहे हैं, बचेगा कुछ नहीं। लेकिन इनके दांत जो हैं वो तोड़ने इसलिए पड़ेंगे दिनेश, क्योंकि इन्होंने जो हिमाकत अब की है वो सहन करने लायक नहीं। अब जो किया है वो बर्दाश्त किए जाने लायक नहीं है। इसलिए ये दांत असल में हाथी वाले नहीं बचे हैं। ये दांत जिनको तोड़ने की बात की जा रही है, फैंग्स हैं, ये जहर के दांत हैं, और इस बार तोड़े जाएंगे ये दांत भारत पाकिस्तान तनाव के बीच। तुर्की, जरा आपने ये देख लिया कौन मुल्क कैसी भूमिका निभा रहा है। तुर्की की हालत देखिए, तुर्की क्या कर रहा है वो भी देखिए। तुर्की की हरकत, पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंचा तुर्की वॉरशिप। ये कॉर्वेट है, उसके बारे में आगे आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे। तुर्की वॉरशिप के स्वागत में बिछे पाकिस्तानी सैनिक, खुद को कारपेट बना दिया है। लाल कारपेट की जगह ये खाकी कारपेट बिछी हुई है कि आओ भैया हमारे ऊपर से चल के चले जाओ, लेकिन हमारे कम से कम अरेबियन सी में हमारे पास दिखाने के लिए कुछ तो होगा। तुर्की वॉरशिप से पाकिस्तान को बचाव की उम्मीद, भारत के डर से दुनिया भर में मदद मांग रहा है पाकिस्तान। ये पहली बार खाकी कारपेट मैंने देखी। इतना सा होता है कॉर्वेट जो तुर्की लाया है वहां पे। वो इंडियन वॉरशिप्स के बराबर कुछ भी नहीं है। तो बड़ा टाउट किया जा रहा है कि इसमें तो एंटी सबमरीन जो है, इसके पास टेक्नोलॉजी है, और ये वो खतरनाक इनका कॉर्वेट है, खतरनाक कॉर्वेट। देखिए साहब, कुछ भी नहीं है, ठीक है, गनबोट है, ठीक है, उसके पास मिसाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द इंडियन नेवी इट इज नथिंग एब्सोल्युटली। एक और बात मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान दुनिया भर में आइसोलेटेड है, इसलिए कोई भी कुछ भी भेजता है। आप कॉर्वेट, आप एक ब्रेड का पैकेट भेजिए, वही एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल बना देगा पाकिस्तान में। क्योंकि सब लोग क्या कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान से कि साहब जो टेररिज्म आप कर रहे हैं आप उसको रोकिए, जो लोग आपकी जमीन से भारत के ऊपर आतंकवाद कर रहे हैं आप उनको रोकिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रूस, आपने खुद बताया पुतिन क्या कह रहा है, पुतिन कह रहा है हम भारत के साथ खड़े हैं और सारे आतंकवादियों को, उनके आकाओं को आप पनिश करिए। तो बेसिकली क्या है, चाइना चुप बैठा है। पाकिस्तान ये चाह रहा था कि चाइना पूरे जोर शोर से आ जाए और बोले कि तुम हमारे भाई हो, और अगर किसी ने तुम्हारी तरफ मैली आंख से देखा हम उसकी आंखें निकाल देंगे। लेकिन सर मेरे को ये समझ में नहीं आता जी गौरव सर जी, ये क्या है, ये टर्की है क्या भला है? नेटो में रहता है लेकिन नेटो की नहीं मानता है, लेकिन नेटो से अलग होकर पूरी तरह से दूसरे के साथ थोड़ा, जैसे रशिया यूक्रेन के मामले में हमने देखा वो भी नहीं दिखाई देता है। और यहाँ जिसको आपने ब्रेड का पैकेट कहा ना, तो जब इनके यहाँ भूकंप आया था तो याद आया भारत ने किस तरीके से वहां दाना पानी भेजा था, दवाई भेजी थी, पाकिस्तान ने भी भेजा था। हाँ, पाकिस्तान को तो खैर पाकिस्तान की तो मैं गिनता ही नहीं हूं कि गैरत है उनमें, नहीं। लेकिन टर्की में भी अच्छा, गैरत जो जितनी कम कर देगा उतनी बड़ा खलीफा बनेगा क्या? मैं आपको दो चीजें बताता हूं। पाकिस्तान ने जो तुर्की के लिए सामान भेजा था, जब तुर्की में आपदा आई थी तो पाकिस्तान ने पहले तुर्की ने पाकिस्तान की ओर भेजा था,
उसी में ब्रांडिंग करके मेड इन पाकिस्तान वापस तुर्की भेज दिया, तब बड़ी शर्मसार हुआ ये लोग। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है तुर्की क्यों अभी खलीफा बन रहा है। तुर्की इसलिए खलीफा बन रहा है क्योंकि तुर्की वांट्स टू बिकम द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तुर्की चाहता है कि पूरी मुसलमान दुनिया का बेताज बादशाह बने, और तुर्की नहीं चाहता कि सऊदी अरब, जहां पे मक्का और मदीना है, वो बना रहे। इसलिए तुर्की का एक इतिहास है और तुर्की एक लीडरशिप रोल प्ले करना चाहता है। इसीलिए जब फिलिस्तीन की बात होगी तुर्की सबसे आगे, और जब बात होगी कश्मीर की तो तुर्की भी इसमें कुन-कुन करेगा। इसलिए तुर्की आया है। टर्की क्यों आया है आगे? क्योंकि अपने आप को वो अगवा दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि इस्लाम में अगर झंडा बरदारी किसी के पास है तो वो उसके पास है, इसलिए वो खलीफा बनेगा। आगे खबर देखिए कि पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि जैसा वो देश डिजर्व करता है वैसा जवाब होगा, जैसा हमारा देश चाहता है वैसी सजा मिलेगी। देश पर आंखें उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, कहा राजनाथ सिंह ने। प्रधानमंत्री मोदी का काम सब जानते हैं, राजनाथ सिंह ने कहा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश के रक्षा मंत्री जब सामने आने के बाद यह कहते हैं ना कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, आप निश्चिंत रहिए, तो यह रिश्योर करने वाली बात है। मेजर गौरव आर्य ने एक बात बहल साहब कही थी कि वो लोग याद रखें कि 71-72 में क्या हुआ था, किस तरीके से लोगों ने जब चाहा था तब नहीं, जब आर्मी ने सही समझा था तब स्ट्राइक हुई थी और पनाह मांग गए थे पाकिस्तानी। इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरल मानेकशॉ ने जब तब कहा था कि मुझे 6 महीने का समय चाहिए, तो 6 महीने का समय उनको मिला। हम प्रॉपर्ली तैयारी करके गए और 93,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया। हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इस बार हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल अवाम जो है, देश की जनता और मिलिट्री, सब एक ही गोल पे है कि अब इसके बाद आतंकवाद का टूल पाकिस्तान कभी यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको वेट कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि सही समय पे सही समय पर सही मोड, सही समय पर सही कदम। लेकिन क्यों? क्योंकि इस समय जो कहा जा रहा है ना, उसके कूटनीतिक मायने भी हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा था जिसमें जयशंकर प्रसाद का जो ट्वीट था वो अपने समकक्ष के साथ बातचीत के बाद था, जो उन्होंने अमेरिका में अपने समकक्ष से की थी। अमेरिका की तरफ से जो कहा गया वो लिखा गया कि हमारे बीच में बातचीत हुई, उसके बाद फुल स्टॉप था। उस फुल स्टॉप की तरफ मेजर गौरव आर्य ने ध्यान दिलाया कि देखिए यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया और इसके बाद जो शुरू हो रहा है वो भारत क्या करेगा, एस जयशंकर वो स्टेट कर रहे हैं। यहां जो कहा गया सर, इसमें बिटवीन द लाइंस क्या है? आतंकियों के मददगारों को नहीं छोड़ेंगे, सख्त एक्शन लेंगे, निर्णायक कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री जब कहते हैं दुनिया के आखिरी छोर तक पीछा करके मारेंगे, भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी इनकी। और यहां कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। जी, वही चीज है। देखिए, सबको पता है कि पब्लिक का मूड क्या है और सबको पता है कि पब्लिक क्या चाहती है। आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे, आप बोलेंगे कि सब टेलीविजन से पाकिस्तानियों को बैन कर दो, आप बोलेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म कर दो, ये बंद कर दो। लेकिन ये तो अचार है साहब, ये पापड़ है, ये सलाद है। असली खाना कहां है? असली खाना ये है। असली खाना ये है, स्टार्टर्स है। ये अचार पापड़ सलाद, शुरू में कुछ सलाद खा लीजिए, उसके बाद आप देखिए क्या मिलने वाला है। अभी वो चपत की चपाती जब आएगी तब आपको आनंद आएगा। जरा देखिए, नई दिल्ली दोस्त की तलाश कर रही है, ना कि ज्ञान। यूरोपियन यूनियन को बहुत जरूरी था ये आईना दिखाना। एस जयशंकर ने कहा वी डोंट वांट प्रीचर्स, वी वांट फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है? ये क्यों कहा गया है? ये जो कहा गया है, दिल्ली दोस्त चाहती है, भाषण देने वाले नहीं। और हर समय ईयू, आपने देखा जब भारत तेल खरीद रहा था रूस से, तब जब रूस के ऊपर सैंक्शन लगे थे, आज भी लगे हैं, तब यही यूरोपियन यूनियन जिसने बोला साहब आप तो रूस को पैसा दे रहे हैं कि यूक्रेन के साथ जंग लड़े, तब भी इन्होंने कॉल आउट करा था। डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला था कि भाई साहब भारत को जिससे तेल खरीदना होगा भारत खरीदेगा, आपकी नसीहत की आवश्यकता नहीं है। आज वही चीज कह रहे हैं कि भैया सुनो, अगर तुम हमारे साथ खड़े हो तो बताओ, नहीं खड़े तो प्लीज शट अप, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो। फिर हमको मालूम है हमारे देश की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए, एकता और अखंडता बरकरार रखने के लिए हमको क्या करना है। पीएम मोदी से रक्षा सचिव ने की मुलाकात, सुरक्षा हालात और तैयारियों को लेकर चर्चा। अहम खबर फ्लैश कीजिए। पीएम मोदी को लगातार सैन्य तैयारियों की ब्रीफिंग दी जा रही है। नेवल चीफ से मुलाकात, एयर चीफ से मुलाकात, और ये तीसरी मुलाकात 2 दिनों के भीतर जो आप देख रहे हैं। और इसके पहले कितनी सारी मुलाकातें हुई हैं, एक के बाद दूसरी हो रही है मीटिंग्स। असल में किसी एक बड़ी स्ट्रैटेजी को फेज वाइज फेज हर ऑर्गन के साथ जो उसको अंजाम देने वाला है, सिनर्जी में कैसे किया जाएगा, ये डिस्कस किया जा रहा है या कुछ और हो सकता है? बैल साहब, बिल्कुल लेवल ऑफ प्रिपरेशन तो ये देख ही रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, ऑपरेशनल स्टेटस को रिव्यू कर रहे हैं, साथ साथ में जो हमारी क्रिटिकल डेफिशिएंसीज है उसको भी दूर करने की कोशिश करें। आप देखिए इगला 1S
प्रोजेक्ट्स भी अभी लिया गया है और रूस ने हमारी मदद की है। और दूसरी बड़ी अहम बात आती है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी को आज बुलाया है, इस वजह से बुलाया है कि कोई भी ऐसी क्रिटिकल प्रोक्योरमेंट है जो हमको जल्दी से करनी है या इंटीग्रेशन में कोई इशू है तो उसको आज सॉल्व करें हम। अगर कोई कमी है इंटीग्रेशन में किसी तरह के, अगर कोई इश्यूज हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं जब ये मीटिंग्स हो रही हैं 16-17 दिनों से रतजगा हो रहा होगा कि नहीं पाकिस्तान में? क्योंकि वहां तो यहां पे परिंदा भी अगर उड़ता है तो उसके बायने निकाले जाते हैं और उस तरीके से अपने यहां पे हरकतें कर दी जाती हैं। क्या हो रहा होगा वहां? दिनेश, होल ऑफ नेशन अप्रोच चल रही है, होल ऑफ नेशन अप्रोच चल रही है। जो भी प्लान्स हैं, हमारे प्रोसीजर्स हैं, एसओपीज हैं, उनको होन करके बार बार प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि एस्केलेशन लैडर को इस वक्त पूरा स्टडी किया जा रहा है। बार बार धमकी आ रही थी उस तरफ से, हमने पौवे नहीं रखे हैं तो तुमने पौवे नहीं रखे हैं तो हमने भी किलो और टन नहीं रखे हुए हैं। टना टन किया जाएगा इनको, हर चीज की तैयारी है। क्या बात है, इधर किलो और टन वाला मामला है, पौवे वाला नहीं। तुम पौवा पी के मस्त रहो, इधर टना टन व्यवस्था होगी तुम्हारी। आगे देखिए, पाकिस्तान पर भारत का वाटर स्ट्राइक। एक बार फिर से भारत ने कश्मीर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया और इस बार इत्तला नहीं किया पाकिस्तान को। पहले वो जो संधि कहती थी कि आप बता दिया करिए, अब तो वो भी नहीं है, सस्पेंडेड है। 1987 में सलाल बांध और 2008 में बने बगलिहार बांध बनने के बाद दोनों प्रोजेक्ट्स पर पहली बार काम किया जा रहा है। वहीं भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका, जम्मू में बगलिहार डैम के सभी गेट बंद किए, जल्दी किशनगंगा डैम के सारे गेट होंगे बंद। अगले 1 से 2 दिन में पाकिस्तान में पानी की त्राही होने वाली है। कभी इतना खोल देते हैं कि वो बहे जा रहे हैं, कभी ऐसे चूड़ी टाइट हो रही है कि एक एक बूंद नहीं मिल रहा है और इसकी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जा रही है उनको। नहीं, इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भी भारतीय मीडिया से मिली। अब मैं आपको बताता हूं, 4-4.5 साल पहले जब सीज फायर नहीं हुआ था, यही नीलम झेलम डैम पे ये लोग बोफोर्स मार रहे थे, उसके बगल में बोफोर्स के शेल गिर रहे थे। फिर बोला कि साहब सीज फायर करो, ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई भारतीय सेना, तो वो सब कर दिया बंद। आज की तारीख में दिनेश, ये जो आप कह रहे हो ना बगलियार डैम का, और ये सब बंद कर दिया, ये डायरेक्टली पाकिस्तान को जो खाना खिलाने वाला जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है, जहां पे उपजाऊ जमीन है, देखिए सिंध की जमीन उपजाऊ नहीं है। आप ये पानी रोक रहे हैं, चुल्लू भर तो फिर भी पहुंच ही रहा होगा वहां, डूबने लायक है, उतना तो है। अब जरा देख लीजिए, ये जो मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये जरा समझना जरूरी है। और अब आप आ जाएं जरा अपने पॉइंटर के साथ मेजर आर्या। ये देखिए जरा, यहां पर फ्लैश कीजिए, ये वो जगह है जहां से पाकिस्तान के लिए पानी जाता है। जरा देखिए, सिंधु, चिनाब और झेलम, ये जो 3 पूर्वी नदियां हैं, पश्चिमी नदियां आप जानते हैं भारत के लिए हैं, लेकिन जो पूर्वी नदियां पहले पाकिस्तान को वहां के खेतों की प्यास बुझाती रही हैं, अब प्यासे रहेंगे वो। और ये जो है देखिए, सिंधु ऊपर आपको दिखाई दे रही है। अभी जो काम किया जा रहा है वो झेलम और चिनाब पर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, सिंधु उतनी चर्चा में क्यों नहीं है, ये भी मेजर आर्या बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, ये देखिए, ये है चिनाब। ये जो चिनाब आप देख रहे हैं, इसमें यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यहां पर ये बगलिहार है और ये सलाल है। ये जो हम देख रहे हैं, एक एक करके ये दोनों अगर बांध बंद कर दिए गए हैं तो यहां तो चुल्लू भर भी नहीं जाएगा फिर। दिनेश, ये देखिए, ये अपर रिपेरियन है। पानी यूं बहता है। सबसे पहले मैं ऑडियंस को यह बताना चाहता हूं, पानी यूं बहता है, यूं नहीं बहता। राइट। पानी भारत से पाकिस्तान बहता है, इसलिए भारत रोक पा रहा है। अब बात कर रहे हैं ये सलाल बांध की, या बगलियार बांध बंद कर दिया है। सारे द्वार, सारे पट हो गए हैं बंद। अब यहां पे ये वाला जो इलाका है पाकिस्तानी पंजाब का, यहां पे पड़ेगा सूखा। ये टोटल स्टोरी है। और जो वो बात कर रहे हैं किशनगंगा वाली, राइट, दैट इज स्टेप 2। वो स्टेप 2 है, झेलम वाला। किशनगंगा इसके बाद फॉलो कर रहा है। करेक्ट। तो ये अब जब जैसे जैसे हम मानसून की तरफ बढ़ेंगे, अगर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम, तो वो तो बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होगा यहां पर। अब आपको बात समझ में आ गई, या आपको पहले ही आप समझे थे पहले ही से, पानी इकट्ठा हो गया। पहले सूखा पड़ेगा, जब मानसून में बिल्कुल ऊपर तक भर जाएगा, कर देंगे हर हर गंगे। हर हर गंगे, ये होने वाला इस बार, हर हर गंगे। ये समझिए, ये अहम क्यों है। अभी जब पाकिस्तान को पानी की जरूरत है, उस समय सूखा पड़ेगा, और जब पानी वैसे ही मानसून के समय त्राहिमाम मचाए हुए होता है, तांडव हो रहा होता है, तो उस समय यह तांडव और बढ़ेगा। उस समय अमरनाथ जी के दर्शन भी हो रहे होंगे, हर हर महादेव भी हो रहा होगा, और हर हर गंगे भी। भारत का पाकिस्तान पर इकोनॉमिक स्ट्राइक भी चल रहा है। वाटर स्ट्राइक आपने देख लिया, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक आपने देख लिया, अब आप देखिए जरा ये इकोनॉमिक स्ट्राइक। कारोबार पर पाबंदी के बाद तीसरे देश से सामान भारत भेजना चाहता है पाकिस्तान। यूएई, सिंगापुर के जरिए सामान भेजना चाहता है पाकिस्तान।
पाकिस्तान की चोरी पर कस्टम विभाग की नजर। अब देखिए कितने बदमाश, मतलब ये जो कहते हैं ना कि रगों में खून की जगह जिनके बदमाशी बहती है, वो देखिए जरा क्या कर रहे हैं। अब अगर सीधे सीधे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे देश भेजो, वहां लेबल बदलो, वहां ठप्पे बदलो और वहां से फिर भारत में ये सामान भेज दो। लेकिन इस बार ये नहीं चलेगा क्योंकि मॉनिटरिंग बड़ी सख्त हो रही है। लेकिन हद बदमाश देश है ये। 500 मिलियन डॉलर की धांधली, 500 मिलियन। भाई साहब आप समझ लीजिए, 500 मिलियन डॉलर की धांधली, यानी कि यूएई सिंगापुर माल भेजो अपना, जो भी बनाते हैं मसाले मसूले, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तो बनाता नहीं पाकिस्तान, उसको भेजो वहां पे मैन्युफैक्चर्ड इन सिंगापुर या इंपोर्टेड फ्रॉम सिंगापुर, ये स्टिकर लगाओ, दूसरे ब्रांड के तहत भारत भेजो। भारत में किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? सिंगापुर से आ रहा है, फ्रेंडली कंट्री है, दुबई से आ रहा है, फ्रेंडली स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए अंदर। पता लगा पाकिस्तान का माल, अब कस्टम्स वालों को पता लग गया क्या धांधली है। 500 मिलियन डॉलर की धांधली है भाई साहब, 500 मिलियन डॉलर की। दिनेश, ये फरवरी 2019 में जब पुलवामा हुआ था, उसके बाद भारत ने 200% टैरिफ लगाया था इनके इंपोर्ट्स के ऊपर। इसकी वजह से इन्होंने यूएई, दुबई और सिंगापुर से भेजने लगे थे। इनडायरेक्ट ट्रेड जो है हमारा 500 मिलियन डॉलर, जैसे बता रहे हैं गौरव जी, 500 मिलियन डॉलर से लेके 1 बिलियन डॉलर तक फ्लक्चुएट करता है। और ये ट्रेड को बंद करने के लिए ही अब ये एक्शन लिया जा रहा है। ये समझ लीजिए कि ये भी एक ऐसी असल में जिसको जुगलर बताया जाता है, बहुत जगलर देश है ये जुगलर वेन वाला नहीं है। जगलरी इतनी करता है कि इसकी सारी जगलरी को इस बार टाइट की जाएगी, उसकी चूड़ी इनके शब्दों में। लेकिन ये टाइट वैसे भी हो जाएंगे। हाँ। ये जो कोशिश कर रहे हैं, हाँ। इसमें एक और लेयर आएगा, एक और टैक्स लगेगा, तो जो सामान यहां पहुंचेगा वो महंगा होगा तो बिकेगा कम। तो ऐसा नहीं कि 500 मिलियन डॉलर आपको जो धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर छोटे मोटे निकल भी गए, हाँ। वो भी फंसेंगे। ये बहुत बड़ा पेच फंस गया है। तेल का फंसेगा अरब सागर से, वहां बंद करेंगे। पानी का यहां से फंसा। मैंने कहा ना, पानी और पैसे का जब तक पेच फंसेगा नहीं, पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। इसको ये मार पड़ती रहनी चाहिए, ये मार पड़ती रहनी चाहिए। और ये मार भी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान, प्रोपेगेंडा फैलाने लगा, बौखलाया पाकिस्तान। एलओसी पहुंचे पाकिस्तान के सूचना मंत्री, मीडिया को लेकर एलओसी पहुंचे अताउल्लाह तरार। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, कमाल, बेशर्मी। देखिए, न सिर्फ बदमाशी बल्कि बेशर्मी। जहां पाकिस्तान में वो टेरर कैंप चलाते हैं, जरा देखिए, यहां इस तरीके से ले जाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर चुनिंदा कुछ देशों से, अब आप देख रहे हैं ये कई बार ऐसे देश जो पता नहीं किस वजह से, किन खाम ख्यालियों में इनके साथ रहते हैं, वहां से कुछ लोगों को बुला के वहां ये दिखा के कि देखिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कहां है हमारे टेरर हैं। ये टेरर थोड़ी है। यहाँ तो हम केसर उगाते हैं, यहाँ तो हम दुनिया को सदाशयता देने वाले फूल खिलाते हैं। ये देखिए दिखाया जा रहा है। ये सारे किराए के टट्टू हैं जो गए हैं। अब तो किराए के भी है, लेकिन ये देखिए दुनिया में प्रोपेगेंडा वॉर तो चल रहा है ना जी। लेकिन इसमें इंटरनेशनल मीडिया कितना है? अब ये देखिए, ये कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को लेके गए हैं, तो मुझे दिखाइए, ये शक्लों से तो सब पाकिस्तानी लग रहे हैं। लेकिन मेजर ये कवायद की कोशिश क्या है? ये मतलब क्या करना चाह रहे हैं? ये कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान ने पहले गीदड़ धमकी दे दी, तो मैं मार देंगे, लकड़ियां कम पड़ेंगी। अब ये रो रहे हैं, वहां पे जाके रशिया में वो पैर पकड़ रहा है, जो एम्बेसडर है वो पैर पकड़ रहा है, और ये बंदा सबको ले जा रहा है। इसमें तुर्की के होंगे, बांग्लादेश के होंगे, ऐसे होंगे टूटे फूटे हथियार। हाँ। इन सबको ले जा रहा है अपने साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे दिखाने के लिए कि ये मार देगा, देखो इंडिया मार देगा, देखो बुरा कर रहा है, बुरा। ये है ड्रामा। और उससे पहले क्या किया होगा? क्या पीओके से अपने टेरर कैंप्स हटाए होंगे? नहीं, ये टेरर कैंप ले नहीं जा रहे ना वहां पे। अच्छा, उस तरफ नहीं ले जा रहे। ये सिर्फ ये ले जा रहे हैं कि यहाँ पे बमबारी हो रही है, देखिए भारत बमबारी। ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको छोटी बात बताता हूँ। ये अपने गांव के बीच में आर्टिलरी गन लगाएंगे, अपने गांव के बीच में, और ये भारतीय पोस्ट पे फायर करेंगे शेल। जब भारतीय पोस्ट वापस काउंटर बम्बार्डमेंट करेगा, हाँ। सीबी बोलते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में, काउंटर बम्बार्डमेंट, तो वो वहीं पे गिरेगा जहां से ओरिजिन था। राइट। वहां पे घर होंगे, फिर बोलेंगे ये 4 आदमी 3 बकरियां मर गई। ये स्टोरी है। ओह, बदमाशी, फ्रॉड पर्सोनिफाइड इस पाकिस्तान। आगे देखिए जरा भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान की संसद का विशेष आपात सत्र, आज शाम 5 बजे इमरजेंसी सेशन, आधी रात आदेश जारी करके बुलाई गई मीटिंग। पाकिस्तान नेशनल असेंबली का यह सत्र, इसको लेकर 3 तारीख की रात में यह कहा गया कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है 5 बजे शाम को, 5 तारीख को। ये देखिए, इमरजेंसी रात के 2 बजे इनको सूझी 3 तारीख को कि 5 तारीख को हमको सत्र बुलाना है, और ये किया जा रहा है। जरदारी मिस्टर 20% कहलाते हैं पाकिस्तान में, आपको ये मालूम होगा। वो जरदारी इमरजेंसी कहीं कट तो नहीं मांग लेंगे पाकिस्तान? आपको पता है बात, पहले वो 10%
कहलाते थे। अच्छा 20 हो गए हैं। ना वो बाद में उन्होंने रेट अपना बढ़ाया, तब मिस्टर 20% हुआ। इंक्रीमेंट लग गया है क्या वहां? इंक्रीमेंट लगा, पहले वो मिस्टर 10% थे जरदारी, बाद में 20% बने, उन्होंने ज्यादा पैसे मांगना शुरू कर मैं दिए। अपने दर्शकों को बता दूं ये आसान शब्दों में, ये 20% 10% क्या है? हर काम जो हो रहा है उसमें 10% का कमीशन, 10% कमीशन दो, जरदारी से काम कराओ। अब 20% कमीशन दो, जरदारी से काम कराओ, और आज हो रही इमरजेंसी मीटिंग, इमरजेंसी में हो सकता है इमरजेंसी वाला एक फैक्टर और जुड़ जाए, ये 25% हो जाए। बिल्कुल लेवल बढ़ता जा रहा है, उनका स्टेटस ऊपर जाता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान आर्मी है, 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है 50 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, आईटी, सीमेंट, एडवर्टाइजिंग, ऑयल एंड गैस, एविएशन, और 2 लाख भारत की आर्मी को कहती है हिंदू बनिए। बिल्कुल 2 लाख करोड़ का उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है। आपको क्या मालूम है कि जनरल बाजवा ने 14,500 करोड़ डाले थे पापा जॉन्स के अंदर, यानी कि $52.2 मिलियन डाले थे पापा जॉन के अंदर। वो बिजनेस ओरिएंटेशन है, कमर्शियल एंटरप्राइज है पाकिस्तान आर्मी। और फिर देखिए, फिर अपनी आवाम को भेज देते हैं, जाओ जहां मैकडी दिखे तोड़ दो, जहां बाटा वाला दिखे फोड़ दो। ये बांग्लादेश को भी सिखाया हुआ और अपने यहां भी करवाते हैं। ये है कौम। पाकिस्तान आवाम के दिखे बगावती तेवर। अगली खबर फ्लैश कीजिए। पाकिस्तान का साथ देने के सवाल पर नहीं उठे हाथ। मौलवी ने पूछा, जंग में लोग पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे क्या? सैकड़ों की भीड़ में एक भी ने हाथ नहीं उठाया। और वो तो आप देख ही चुके हैं, इनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कह रहा है, भैया जंग हुई तो मैं तो लंदन जाऊंगा, मोदी मेरे खाला का लड़का नहीं है। वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन देख लीजिए मौलवी साहब कह रहे हैं कितने, गौरव आर्या हंस रहे हैं पेट पकड़ के, ये कितने लड़ोगे, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये तो जज्बे वाली कौम है ना। इन्होंने बोला है कि आपने पश्तूनों के साथ गलत किया है, आपने हमारे साथ गलत करा है, हम अपनी फौज के साथ नहीं खड़े हैं। बलोच ये कह रहे हैं, पश्तून ये कह रहे हैं, इवन साउथ पंजाब वाले ये कह रहे हैं, जनूबी पंजाब वाले कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के साथ नहीं खड़े हैं, सिंधी उस फौज के साथ नहीं खड़े हैं। इट इज ओनली सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब जो कि फौज के साथ कुछ लेवल तक खड़ा है। वो लोग भी रुष्ट हैं क्योंकि इमरान खान को जेल में डाल रखा है। पाकिस्तानी फौज की बहुत पतली हालत आज की तारीख में। ये पतली हालत, इसके बीच में वो किसी तरीके से अपनी हालत थोड़ी सी मोटी करने की कोशिश में लगा हुआ है, चाइना के सहारे। देखिए खबर, भारत पाकिस्तान विवाद पर आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक। बड़े तनाव के बीच में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अहम बैठक। पाकिस्तान की गुहार पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की जा रही है। सिंधु समझौते को लेकर तिलमिलाया हुआ है पाकिस्तान। भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन से रहम की गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। असल में आप जानते हैं, हर एक महीने किसी एक के पास उसकी अध्यक्षता होती है, जो अस्थायी अध्यक्षता होती है वो ग्रीस के पास है, और गुहार ये लगाई गई कि देखो हमारा तो पानी रोक दिया गया, हमारे सामने हमारे ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, करो कुछ करो। अब ऐसी गुहार लगाई जाती है तो जो प्रोटोकॉल है वो कहते हैं कि अगर ठीक है कोई चिल्ला रहा है और वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो उसको सुन लिया जाए। पाकिस्तान के कहने पर क्लोज डोर मीटिंग हो रही है, कोई नहीं सुन रहा है, सिवाय किसके? सिवाय उसकी उम्मीद किसके ऊपर है? पाकिस्तान की उम्मीद पूरी तरह चाइना पर है। लेकिन चाइना इस तरह के हालात में क्या दुनिया के सामने अपनी ये सूरत रखना चाहता है कि मैं तो पाकिस्तान का और आतंकवादियों का समर्थक हूं? क्या ये गवारा है उसको? चाइना ने कभी पाकिस्तान की मदद नहीं करी, चाहे 1965 हो, चाहे 71 हो, चाहे 1999 कारगिल हो। चाइना सिर्फ जबान खर्ची करता है पाकिस्तान के साथ। और हां, अगर डिप्लोमेटिक मदद करनी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ वीटो करना है, उतना कर देगा। लेकिन अगर किसी पाकिस्तानी को यह गलतफहमी है कि चाइना अपने फौजी भेज देगा कि जाओ भारत के साथ लड़ो, दूसरी तरफ से हम अटैक कर रहे हैं, भाई साहब ये आज तक नहीं हुआ। चाइना ने आज तक नहीं करा है, नहीं करेगा चाइना। अभी मैं एक बड़ी खबर आपको आगे जासूस पठान खान से जुड़ी हुई सुनाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जब भी आप पठान खान सुन रहे हैं तो पता नहीं इमरान खान जैसा क्यों सुनाई दे रहा है इस समय। खैर, इमरान, आप क्यों हंस रहे हैं इमरान खान कहने पे? आप खैर, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे आ रहा हूं मैं। हाँ बताइए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जब ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की ज्यादातर जो संस्थाएं हैं वो रिडंडेंट हो रही हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपना रोल कैसे निभा रही है? आप बताइए, यूक्रेन और रशियन वार में क्या रोल निभाया? कुछ नहीं। और ये जो चाइना है, उन्होंने सच कहा गौरव ने, वो सिर्फ किताबी मदद करेगा। किताबी मदद होती है ना, कि आपका डॉक्यूमेंट बना, हमने वीटो कर दिया, वो डॉक्यूमेंट में अक्षर बदल गए। लेकिन हकीकत जो है, जिससे असला देना, हथियार देना, आदमी भेजना, पैसे देना, वो चाइना करने वाला दे तो रहा है, कुछ दे तो रहा है। वो तो थोड़े बहुत टॉफी तो पकड़ानी पड़ती है ना, वो जिससे बच्चा खुश रहे। लेकिन उसका और कोई महत्व नहीं है। जिस तरह की लड़ाई जो नियत बनाई है प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की शपथ लिया है, उसके मुकाबले वो क्या खड़ा होगा? पाकिस्तान एक बदमाश, बेगैरत और जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी अगर कौम है
तो एक और खबर सुन लीजिए जरा। पाकिस्तानी जासूस पठान खान से जुड़ी यह खबर देखिए। पठान खान ने पूछताछ में कबूल लिया गुनाह। आईएसआई के लिए जासूसी करता था पठान खान। पूछताछ में पठान खान ने किए हैं कई बड़े खुलासे। पठान खान ने कई बड़ी जानकारियां आईएसआई को भेजी हैं। 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है पठान खान। ये पठान खान भारत से जानकारियां आईएसआई को भेज रहा था। पठान खान तो ठीक है, लेकिन इस समय इमरान खान की बड़ी चर्चा हो रही है। जी, इमरान खान कहते हैं कि यहाँ की जो फौज है जी, और आज के जो उनके पीएम हैं जी, पहले इमरान खान से मशवरा लेना चाह रहे थे कि बताइए क्या किया जाए जी, और तभी कहते हैं एक मेजर साहब ने वहां के बस अब और क्या नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। ये चाहते हैं इस वक्त जो आर्मी चीफ चाहता है कि किसी तरीके से ये, देखिए करवाया क्यों गया है पूरा ना, ये करवाया क्यों गया? करवाया इसलिए गया कि इनको कोई पूछता नहीं है, इनका पावर हाथ से स्लिप हो रहा है और इमरान खान के पीछे पूरी कौम खड़ी है। आज की तारीख में पाकिस्तानी कौम। ऐसा मत कहिए इमरान खान डर जाएंगे कि पीछे खड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाकई क्या इमरान खान को ये किसी को भी किसी के साथ कतारबद्ध होकर चलना जानते हैं? नहीं, ये देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो देख लीजिए उन्होंने क्या किया। कब कौन उनका हीरो है, कब कौन उनका विलेन है, नोबडी नोज। नहीं, वही आज का हीरो कल का इनका विलेन होता है। यही लोग हल्ला करते हैं परवेज मुशर्रफ, लेकिन कोई बोले 10 साल पहले यही लोगों ने मिठाइयां बांटी थी सड़कों में कि परवेज मुशर्रफ आ गया, जर्नल आ गया, जर्नल आ गया। दे वर सो हैप्पी। तो इनका कोई भरोसा, इनकी लॉयल्टीज आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इनकी लॉयल्टीज आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और कम से कम इस समय पाकिस्तान के अंदर एक आदमी है जो इस बात को जानता है कि मेरा मुल्क इस पर कोई एतबार नहीं कर सकता, वो खुद इमरान खान है। आतंकी हमले में 4 दिन पहले पीओके में हुई थी बैठक। हमास और लश्कर कमांडर अबू मूसा की कई बैठकें। लश्कर कमांडर ने गाजा से की थी मीरपुर की तुलना। इजराइल की तरह कश्मीर में हमले की धमकी दी थी। आतंकी हमले में हमास की मॉडस ऑपरेंडी के साक्ष्य, इससे ज्यादा साक्ष्य क्या चाहिए कि आप देखिए बॉडी कैमरे वो पहन कर आए हैं। उन्होंने असल में ऐसे नहीं मारा है, पहले उनको घुटनों पे बिठाया है, हाथ पीछे करवाए और उसके बाद शूट किया है। वहां लोग पहुंचे होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, खुद को थोड़ा ताजगी देने के लिए। आप देखते हैं किस तरीके से वहां एक संगीत का महोत्सव मनाया जा रहा था। अक्टूबर का महीना था 2 साल पहले और किस तरह से वहां हमला बोला गया। ये मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। तो ये बिल्कुल वही है जो हमास ने शायद इनको सिखाया और इसीलिए शायद इन्होंने भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपने आतंकवादियों को इस बार छिपाया भी। जी, वही चीज बॉडी कैम पहना हुआ, एग्जैक्टली सेम मोडस ऑपरेंडी। बस वो लोग पैराग्लाइडर से आए या पैदल आए, ये लोग जंगल से छुप कर आए क्योंकि टेरेन अलग था। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी दिनेश, दे कैरिड इट आउट एग्जैक्टली लाइक हमास जहां तक कर सकते थे वही काम करा। चुन चुन के मारा, पूछा, सर पे गोली मारी। ये किलिंग नहीं थी, एग्जीक्यूशन था। ये एक किस्म का एग्जीक्यूशन था, टेररिस्ट एग्जीक्यूशन था और उनको मारा गया, धर्म पूछा गया, जो भी करा उन्होंने, फिर उनको ठोका, गोली से मारा लोगों को, इनोसेंट लोगों को। एग्जैक्टली लाइक दैट। ये हमास इंस्पायर्ड। ये अगर ऐसा है तो क्या इधर से इजराइल मार का जवाब होगा? हमें भी वही करना चाहिए। हमें करना चाहिए जैसे इजराइल ने हानी ए को जाके मारा ईरान के अंदर, चाहे वो उन्होंने मिसाइल से मारा या उसको नीचे से पहले ही बॉम्ब रख दिया था उसके कमरे के अंदर, जो कि मिलिट्री का गेस्ट हाउस नहीं। तो उधर तो ये कहते हैं कि उधर एटॉमिक बॉम्ब नहीं थे ना उनके पास जिनके ऊपर अटैक हो रहा था। अभी तो ईरान कहता है कि मैं बहुत क्लोज हूं न्यूक्लियर वेपन बनाने के, लेकिन मैं साथ में ये कहूंगा जरूर कि हमें इस समय 2 सिस्टम्स को बिल्कुल टारगेट करना है। एक तो पाकिस्तान के 2 जनरल आसिम मलिक और आसिम मुनीर, इन दोनों को टारगेट करना है। और दूसरा, जितने भी आतंकी लीडर है, चाहे वो हाफिज सईद है या फिर जैश ए मोहम्मद के सरंगा है, इन सभी को टारगेट करना और स्पेशली लश्कर तैयबा को, क्योंकि उनका एम है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, उनका एम है मुगल रूल को एस्टैब्लिश करना, उनका एम है इस्लामिक कैलिफेट को एस्टैब्लिश करना इस रीजन के अंदर। जोश, टारगेट सिस्टम तो बना दिया, बता दिया, अब सिर्फ मारना ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे गाजा के बाद इजराइल ने सस्टेन्ड एफर्ट करके एलिमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की थी, हमें भी उनसे ये सबक तो लेना पड़ेगा। ये सबक तो लेना पड़ेगा कि इस बार अगर हम हमला करेंगे, वन ऑफ नहीं होगा, सस्टेन्ड होगा, जब तक कि इनकी मिलिट्री पावर जो आका है और जो टेररिस्ट है, दोनों नहीं खत्म हो जाते।